नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सबका एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज आपकी कक्षा छठी विषय हिंदी में प्रकरण 6 स्वास्थ्य संपदा देखने वाले हैं। बच्चों, जो स्वास्थ्य संपदा है ये महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई एक पत्र है जो उन्होंने अपने मित्र को लिखा था। तो बच्चों, इसमें हम स्वास्थ्य के बारे में उन्होंने अपने मित्र को स्वास्थ्य के बारे में क्या क्या बातें बताई, जब स्वास्थ्य उनके लिए कैसी संपदा है उसके बारे में क्या क्या बातें बताई, कैसे उन्हें उसका ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ें उससे नुकसान कर सकती है हमारे स्वास्थ्य को, कौन सी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगी या फिर उनके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक या फिर नुकसानकारक होगी। ये सारी बातें गांधी जी अपने पत्र में बताते हैं। उसके साथ ही साथ उन्हें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, उन्हें किस तरह से रहना चाहिए, ये सब पूरा विवरण उन्होंने अपने पत्र में लिखा है। तो बच्चों, जो स्वास्थ्य संपदा है हमें इस बात को बहुत अच्छे से देखना है। तो सबसे पहले हमें अच्छे से समझने के लिए बच्चों चलते अपने पाठ्य पुस्तक की तरफ। बच्चों, आप सबको यहाँ पर दिख रहा होगा हमारा एक प्रकार है पाठ 6 स्वास्थ्य संपदा। आपको दिख रहा है बच्चों यहाँ पर हमारा ये है पाठ 6 स्वास्थ्य संपदा। जैसा मैंने आपको बताया कि इसके लेखक है महात्मा गांधी जी ने इसमें लिखा है जो भी पत्र है। तो बच्चों, जो है महात्मा गांधी भी आप उनके बारे में जान लीजिए, बहुत बच्चों को पता होगा और जिन्हें नहीं पता बच्चों यहाँ पर ध्यान दें आप लोग। जन्म इनका हुआ था किसका, महात्मा गांधी जी का 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ पर, पोरबंदर गुजरात, अर्थात गुजरात में पोरबंदर नामक एक स्थान है, वहाँ पर महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। और बच्चों, जैसा हम जानते हैं इनकी मृत्यु 30 जनवरी सन 1948 हुई थी। कब हुआ था? इनकी मृत्यु 30 जनवरी और 1948 को हुई थी। और बच्चों, इनका एक विशेष परिचय है जो हम सभी जानते हैं कि आप राष्ट्रपिता की उपाधि से जाने जाते हैं, अर्थात महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। बच्चों, सब अच्छे से आप जानते होंगे, लेकिन कहते ना हमारे देश के राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी है। तो बच्चों, अब आगे ध्यान दीजिए। प्रस्तुत पत्र में यह बताया गया है कि खुली हवा में नियमित रूप से व्यायाम तथा समय पर किया गया संतुलित भोजन ही स्वस्थ जीवन की पूंजी है। हम बच्चों में ध्यान देंगे तो आप लोग पता होगा इसमें जो महात्मा गांधी जो पत्र लिखा है अपने मित्र को, उन्हें इस पत्र के द्वारा ऐसा बताया है कि खुली हवा में नियमित रूप से व्यायाम करना तथा समय समय पर किया गया संतुलित भोजन ही स्वास्थ्य की भोजन जो होता है वही हमारे स्वस्थ जीवन की पूंजी है। क्यों बच्चों? क्योंकि हम समय पर भोजन नहीं करते हैं तो हमारे लिए नुकसानकारक होता है। जैसे आप कोई भी है उसे समय पर भोजन करना चाहिए। ऐसा नहीं कभी आप 3 बजे कभी 4 बजे कभी 5 बजे, ऐसा नहीं, उन्हें समय पर भोजन करना चाहिए। और उसके साथ ही साथ बच्चों, व्यायाम हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। जो व्यायाम है ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। व्यायाम करने से बच्चों हम हमेशा स्वस्थ रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं। तो चलो बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस बात में क्या बताया गया है। तो बच्चों, जैसे आपको चित्र दिख रहा होगा कि महात्मा गांधी जी का चित्र है और साथ ही अपने ये मित्र हैं इनके जिन्हें ये पत्र लिख रहे हैं। तो बच्चों, हम देखते हैं कि उन्हें पत्र में क्या क्या बातें लिखी हैं। तो बच्चों, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, पहले यहाँ पर पता लिखा गया है रौड़ा मंदिर 8 नवंबर सन 32 अर्थात 1932 हुआ बच्चों। और देखिए यहाँ पे ची जमुना लाल, तो ची का था चिरंजीवी जमुना लाल, तुम्हारा पत्र अभी मेरे हाथ लगा, सुना और उसका जवाब लिख रहा हूँ। तो बच्चों, महात्मा गांधी जब पत्र लिखते हैं तो उन्होंने क्या लिखा? पहले तुम्हारा पत्र अभी मेरे हाथ लगा, अर्थात महात्मा गांधी जी को जमुना लाल जी का पत्र मिला है और उन्होंने उस पत्र को सुना था, देखा, पढ़ा और अब उसका जवाब लिख रहे हैं। तुम चाहते हो वे सब आशीर्वाद टोकरियों में भरे तुम्हारे जन्मदिवस पर तुम्हें मिले। अब देखो बच्चों, महात्मा गांधी जी कह रहे हैं कि तुम चाहते हो, अर्थात जमुना लाल जी चाहते हैं कि वे सब अर्थात सारे के सारे आशीर्वाद टोकरी में भर भर कर तुम्हारा जन्म था जमुना लाल जी के जन्म पर उन्हें मिले, ऐसा महात्मा गांधी जी का कहना है।
तुम्हारे स्वास्थ्य के संबंध में सब कुछ जानने के बाद भी जो विचार मैंने बताए हैं उन पर मैं स्वयं दृढ़ हूँ। बच्चों देखो, महात्मा गांधी जी कह रहे हैं जमनालाल जी को कि तुम्हारे स्वास्थ्य के संबंध में, अर्थात तुम्हारे स्वास्थ्य को समझने के पश्चात, उससे जानकारी जानने के बाद, उसकी पूरी जानकारी जानने के बाद वो कहते हैं कि मेरे जो विचार मैंने बताए हैं उन पर मैं स्वयं दृढ़, अर्थात उन विचारों को, उन बातों को मैं स्वयं भी अपने जीवन में अमल में लाता हूँ। उन विचारों को मैं स्वयं अमल में लाता हूँ जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। बच्चों, जो अपने मित्र जमनालाल जी को जो विचार बता रहे हैं उन विचारों को वह स्वयं भी अपने जीवन में मानते हैं। तो आगे देखो, आगे उन्होंने लिखा है, तुमको अपने खर्च से भोजन प्राप्त करने की छुट्टी मिल सके तो उसे प्राप्त करने में कोई दोष नहीं समझता। तो बच्चों कह रहे हैं तुमको अपने खर्च से, अर्थात यदि जमनालाल जी को अपने खर्च से जो भोजन प्राप्त करना है, उस भोजन प्राप्त करने की छुट्टी मिल सके तो उसे प्राप्त करने में कोई दोष नहीं समझता, अर्थात उसे प्राप्त करने में कोई गलती नहीं है। जैसे गांधी जी कह रहे हैं जमनालाल जी को, जो तुम्हारा खर्च है, अगर उससे तुम्हें भोजन प्राप्त करने की छुट्टी मिल जाए, तो तुम खर्चा करो, तुम्हें भोजन न प्राप्त करना पड़े, तुम खर्चा करो और तुम्हें भोजन न प्राप्त करना करे, अगर ऐसा हो जाए तो उसमें कोई दोष नहीं है। शरीर को एक अमानत समझकर यथासंभव उसकी रक्षा करना रक्षक का धर्म है। देखो बच्चों, गांधी जी यहाँ बता रहे हैं कि शरीर, जो हमारा शरीर है, उसे एक अमानत समझना चाहिए। हमें अपने शरीर को एक अमानत, अर्थात जो धरोहर है, ये धरोहर की तरह है, इसे हमें धरोहर का अमानत समझकर यथासंभव जितना हो सके उतना उसकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि यही रक्षक का धर्म होता है। रक्षक का धर्म ये होता है कि उसे जिस वस्तु के बारे में बताया गया उसे उसकी रक्षा करनी है। बिल्कुल वैसे ही जो हमारा शरीर है उसे हमें अमानत समझकर यथासंभव, अर्थात जितना हो सके उसकी रक्षा करनी चाहिए। फिर बच्चों को आगे लिखा हुआ है, मौज मज़े के लिए गुड़ की एक डाली भी ना लो, परंतु औषधि के तौर पर महंगे से महंगे अंगूर भी मिल सके तो प्राप्त करने में कोई बुराई नहीं दिखाई देती। अब देखो बच्चों, कह रहे हैं कि मौज मज़े के लिए गुड़ की एक डली, अर्थात आप एक गुड़ भी ना खाओ। मौज मज़े के लिए आप गुड़ जरा भी ना खाओ कि मैं टेस्ट कर लूँ, जरा उसका स्वाद ले लूँ, उसका मज़ा ले लूँ, ये सोचकर आप जरा भी गुड़ ना खाओ और जितना हो सके उसे उतना गुड़ से बच के रहो, परंतु औषधि के तौर पर महंगे से महंगे अंगूर भी मिल सके तो प्राप्त करने में कोई बुराई नहीं दिखाई देती। हम बच्चे कह रहे हैं इसके बावजूद अगर देखा जाए औषधि के तौर पर आपको महंगा से महंगा अंगूर भी मिल सके, था आपको अंगूर बहुत महंगा मिल रहा है परंतु वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, तो उसे लेने में कोई बुराई नहीं है, उसे प्राप्त करने में, उसे लेने में कोई बुराई नहीं है। किंतु मौज मज़े के लिए लिया गया गुड़, खाया गया गुड़, स्वाद के लिए गुड़ जो हम खाते हैं वो बच्चों हमें नुकसान कर सकता है। ओके बच्चों, आगे देखो, इसलिए ऐसे भोजन को ग्रहण करने में उद्वेग की आवश्यकता नहीं। इसलिए ऐसे भोजन को ग्रहण करने में उद्वेग की आवश्यकता नहीं। हाँ बच्चों ध्यान दो, मैंने आपको बताया ऐसा भोजन ग्रहण करने में आपको उद्वेग की कोई प्रबलता नहीं दिखानी है जो आपको नुकसान करे। ऐसी स्थिति में दूसरों को भी ऐसा खाना खिलाया जा सके तो खिलाना चाहिए, अर्थात अगर ऐसी स्थिति दूसरे किसी की भी हो, जैसे कि जमनालाल जी की है, तो अगर उनको खाना खिलाया जा सके तो उन्हें खाना खिलाना चाहिए, जैसे कि स्थिति जमनालाल जी की है। और मेरी दृष्टि में जितने गेहूँ मिलते हैं उतने खाने की ज़रूरत नहीं है। देखो बच्चों, गांधी जी कह रहे हैं कि उनके हिसाब से जितने गेहूँ मिलते हैं वे पूरे गेहूँ खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? अब बच्चों आगे देखते हैं। गुड़ को बिल्कुल छोड़ देना उचित मानता हूँ।
गांधी जी कहते हैं कि गुड़ को तो बिल्कुल छोड़ ही देना चाहिए, गुड़ को आपको खाना ही नहीं चाहिए, अगर गुड़ को छोड़ दो तो बहुत उचित है। तुम्हारे शरीर को गुड़ के ज़रा भी आवश्यकता नहीं है, अर्थात किसे, जमुनालाल जी को, क्योंकि हो सकता है उन्हें गुड़ से कोई समस्या हो। तो बच्चों इसलिए गांधी जी ने कहते हैं कि तुम्हारे शरीर को गुड़ की ज़रा भी आवश्यकता नहीं है, तुम गुड़ को तो खाना ही मत, अर्थात तुम्हें तो गुड़ को खाना ही नहीं चाहिए। इसके बदले निर्दोष शुद्ध शहद लेना अधिक अच्छा है, परंतु जब तक मीठे फल मिल सकते हैं उसकी भी ज़रूरत नहीं। अर्थात इसके बदले में निर्दोष और शुद्ध शहद लेना, अर्थात वो शुद्ध शहद खाना बहुत अच्छा है, परंतु जब तक मीठे फल मिल सकते हैं उसकी भी ज़रूरत नहीं है। यानी कि वो कहते हैं कि गुड़ के बदले आप जितना चाहो निर्दोष, अर्थात जिससे कोई भी दोष नहीं है, जो अच्छे फल हैं या फिर शुद्ध शहद है उसे लेना बहुत अच्छा है, परंतु जब तक मीठे फल मिल सकते हैं उसकी भी ज़रूरत नहीं है। अर्थात यदि आप चाहो तो गुड़ के बदले शुद्ध यानी अच्छा शहद खा सकते हो, परंतु यदि आपको जब तक मीठे फल मिल रहे हैं तब तक आप अगर उसे ना खाओ तो और भी अच्छा होगा आपके लिए। फिर बच्चों आगे वो कहते हैं दूध की मात्रा बढ़ाना अच्छा है, दूध की मात्रा को बढ़ाना अच्छा कहा है, यदि आप दूध की मात्रा बढ़ा लोगे तो वो आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि बच्चे जैसे हम सब जानते हैं दूध हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, तो वैसे ही वो कह रहे हैं दूध की मात्रा यदि आप बढ़ाओगे तो आपके लिए वो अच्छा होगा। फिर बच्चों आगे लिखा है जैतून के तेल की जगह मक्खन लेते हो यह ठीक ही है, अर्थात यदि आप जैतून के तेल की जगह मक्खन ले रहे हो तो यह ठीक है, बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि मक्खन में जो विटामिन होते हैं वो जैतून के तेल में नहीं होते। देखो बच्चों कह रहे हैं कि यदि आप जैतून के तेल की जगह मक्खन ले रहे हो तो बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि मक्खन में जो विटामिन होते हैं वे विटामिन जैतून के तेल में नहीं होते हैं। ओके, फिर बच्चों आगे लिखा है साग में हरी सब्जी होनी चाहिए, आलू वगैरह लगभग रोटी का स्थान लेते हैं और इनमें स्टार्च होता है। अब देखो बच्चों वो कह रहे हैं कि अगर साग खाना है तो साग में तो आपको हरी सब्जी होनी चाहिए, यानी भाजी में तरकारी बोलते हैं फिर भाजी बोलते हैं, तो उसमें तो हरी सब्जी होनी चाहिए, जितना हो सके आप हरी सब्जी का यूज करिए। और आलू वगैरह तो लगभग रोटी का स्थान लेते हैं। क्यों रोटी का स्थान लेते हैं आलू? बच्चों ध्यान दो, क्योंकि इनमें स्टार्च होता है, किसमें? आलू में स्टार्च होता है। खैर बच्चों तुमको स्टार्च की कम से कम ज़रूरत है और जितनी होगी वो सब गेहूँ से पूरी हो जाएगी। अब देखो बच्चों कह रहे हैं कि तुम्हें तो स्टार्च की बहुत कम ज़रूरत है, यानी कि तुम्हें अगर ना हो सके तो स्टार्च खाओ ही मत, स्टार्च में बहुत कम चाहिए और ये जो सारा स्टार्च है ये तुम्हें गेहूँ से पूरा हो जाएगा। इसके लिए तुम तो आलू को हाथ ही मत लगाओ, अर्थात तुम आलू को खाओ ही मत, आलू को छुओ मत। क्यों? क्योंकि जो तुम्हें स्टार्च की ज़रूरत है जो कि आलू में होता है वो तुम्हें गेहूँ से प्राप्त हो जाएगा, तो तुम्हें आलू खाने की क्या आवश्यकता है। फिर देखो बच्चों आगे गांधी जी कहते हैं मक्खन दूध काफ़ी है, इससे घटाने बढ़ाने का आजार वजन के ऊपर है। अब जो गांधी जी कह रहे हैं कि मक्खन और दूध तो काफ़ी है, मक्खन दूध पर्याप्त है, जितना तुम्हें खाना है उससे मक्खन दूध तो पर्याप्त है, क्योंकि जैसा आपको वजन घटाना हो या बढ़ाना हो ये आपके वजन के ऊपर है। इसे कितना खाना चाहिए मक्खन को दूध को ये आपके वजन पर निर्भर करता है कि आपका वजन कितना है, उस हिसाब से आप मक्खन और दूध को खा सकते हो। फिर वो तो आगे लिखा है वजन के स्थिर हो जाने तक और हजम होता रहे तब तक मक्खन की अथवा दूध की या दोनों की मात्रा बढ़ाते जाना चाहिए। तो कुछ आगे कहते हैं कि वजन के स्थिर रहना था जब तक आपका वजन रुक ना जाए, जब तक आपका वजन स्थिर ना हो जाए, रुक ना जाए, तब तक आप, और इसके साथ ही कहते हैं हजम होता रहे, यानी कि आपको हजम होता है। ये भी नहीं कि आप बच्चों आपने बहुत दूध बहुत मक्खन खा लिया आपको हजम ही ना हो तो आपको दस्त या जुलाब स्टार्ट हो जाए, बच्चों ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वैसे ये कह रहे हैं यहाँ पर अपने मित्र को जमुनालाल जी को कि जैसा कि आपका वजन स्थिर हो जाए,
आपका वज़न जितना आपको चाहिए उतना हो जाए और साथ ही साथ ये भोजन आपको हजम होता रहे, तब तक मक्खन और दूध की दोनों की मात्रा आप बढ़ा सकते हो। और लोग आगे कहते हो, तरकारियों में लौकी तथा भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जियां, फूल गोभी, पत्ता गोभी, बिना बीज की सेम, बैगन, इन सब की गिनती अच्छी हरी सब्जियों में होती है। अब देखो बच्चे आगे वो कह रहे हैं कि देखा जाए तो तरकारी में यानी कि सब्जियों में लौकी तथा भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जियां, लौकी और अलग अलग प्रकार की सब्जियां जैसे कि फूल गोभी, पत्ता गोभी, बिना बीज की सेम अर्थात ऐसा सेम जिसमें बीज ना हो, बैगन, ये सब की सब जो सब्जियां हैं इन सब की गिनती अच्छी और हरी सब्जियों में होती है। अर्थात ये सारी सब्जियां आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी हैं और सब की सब हरी सब्जियों में आती हैं। तो बच्चों आगे लिखा है, गेहूं का आटा चोकर मिला हुआ होना चाहिए। यदि बिल्कुल गेहूं साफ करके पीसा गया हो तो उसका कोई भी अंश नहीं फेंकना चाहिए। देखो बच्चों आगे लिखा है कि जो गेहूं का आटा है वो चोकर मिला होना चाहिए। बच्चों चोकर क्या होता है? चोकर का अर्थ होता है हम जो आटे को छानते हैं तो छानने के बाद जो उसमें कण बचते हैं वो चोकर होता है। तो बच्चों देखो लिखा है, यदि गेहूं का आटा चोकर मिला हुआ हो या फिर जो गेहूं बिल्कुल साफ करके पीसा गया हो तो आपको उसका ज़रा भी अंश नहीं फेंकना चाहिए। अर्थात उस गेहूं को आपको पूरा यूज करना चाहिए। जो गेहूं पीसा गया बिल्कुल साफ करके उसके आटे को आपको पूरा यूज करना चाहिए। फिर देखो बच्चों आगे लिखा है, फल में ताज़े अंगूर, मौसम्बी, संतरा, अनार, सेब, अनानास लेने योग्य है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि अगर आपको फल लेना है तो फल में कौन से फल लेने चाहिए? जैसे कि ताज़े अंगूर हो, मौसम्बी हो, संतरा हो, अनार हो, सेब हो, अनानास हो, जैसे हम पाइनएप्पल कहते हैं, अनानास हो, ये सारे फल आपके लेने योग्य हैं। इन सब फल को जमनालाल जी अपने जीवन में यूज कर सकते हैं। फिर देखो बच्चों आगे गांधी जी कहते हैं, आजकल जो प्रयोग अमेरिका में हो रहे हैं उससे मालूम होता है कि एक ही साथ बहुत सी चीज़ें नहीं मिला देनी चाहिए। देखो वो कह रहे हैं कि आजकल जो प्रयोग अमेरिका में हो रहे हैं, अर्थात उस समय जिस समय पत्र लिख रहे हैं उस समय अमेरिका में बहुत सारे प्रयोग हो रहे थे सब्जियों के ऊपर और इंसान के ऊपर। तो उसमें कहते हैं कि उन प्रयोग की तरह देखा जाए तो उससे ऐसा मालूम पड़ता है कि एक साथ बहुत सी चीज़ें नहीं मिलानी चाहिए। अर्थात एक ही साथ हमें बहुत सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, उनका हमें अलग अलग और अच्छे से सेवन करना चाहिए। ये कैसे मालूम पड़ रहा है? अमेरिका में जो प्रयोग हो रहे हैं। फिर देखो बच्चों आगे लिखा है, फल अकेला ही खाने से उसके गुण बढ़ते हैं और भूखे पेट खाना तो सर्वोत्तम है। देखो बच्चों कह रहे हैं आगे कि जो फल होता है अगर उसे अकेला खाया जाए यानी सिर्फ फल को खाया जाए तो बहुत अच्छा होता है। उसमें बहुत सारे गुण होते हैं जो हमारे शरीर को मिलते हैं। और अगर भूखे पेट खा रहे हो अर्थात आपको भूख लगी हो उस समय आप फल खा रहे हो तो सर्वोत्तम अर्थात सबसे अच्छा है, सर्वश्रेष्ठ है, अति उत्तम है। अगर आप भूखे पेट खा रहे हो फल को तो बहुत उत्तम है। फिर उसके आगे लिखा है, अंग्रेजी में कहावत भी है कि सुबह का फल सोना है और दोपहर का चांदी है, इसलिए पहला खाना अकेले फल का होना चाहिए। देखो बच्चों आगे कह रहे हैं गांधी जी अपने पत्र में बता रहे हैं जमनालाल जी को कि अंग्रेजी में ऐसी कहावत भी है कि जो सुबह का फल होता है वो क्या होता है? सोना। अर्थात कि सुबह आप फल खा रहे हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। और दोपहर का चांदी, और दोपहर में खा रहे हो तो फायदेमंद तो वो भी है परंतु सुबह की अपेक्षा थोड़ा कम फायदा करता है। तो इसलिए जो सुबह का फल है उसे सोना कहा गया है और दोपहर के फल को चांदी कहा गया है। इसलिए पहला खाना अकेले फल का होना चाहिए। अर्थात जो सुबह सुबह हम नाश्ता वगैरह करते हैं वो हमें सुबह सुबह फल का ही नाश्ता करना चाहिए, सुबह सुबह में फल खाना चाहिए। फिर देखो बच्चों आगे लिखा हुआ है, क्या तुम सुबह गर्म पानी पीते हो? सुबह गर्म पानी पियो तो हर्ज नहीं। बच्चों कह रहे हैं जमनालाल जी को, क्या तुम सुबह गर्म पानी पीते हो? उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि तुम सुबह गर्म पानी पीते हो? यदि पीते हो तो पियो, क्योंकि सुबह जो गर्म पानी पियो तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो पीते तो पियो, कोई बात नहीं, क्योंकि सुबह का गर्म पानी जो होता है उसमें कोई हर्ज
कोई नुकसान नहीं है। फिर कुछ आगे लिखा है, तुमको 24 घंटे खुली हवा में रहने की इजाज़त मिल सकती हो तो लेनी चाहिए। अर्थात यदि तुमको 24 घंटे खुली हवा में अर्थात खुले जगह में रहने के लिए उनको 24 घंटे इजाज़त मिल जाए कि तुम्हें खुली हवा में रह सकते हो, तुम खुली हवा ले सकते हो, तो तुम्हें ज़रूर लेनी चाहिए। उससे तुम्हें ज़रा भी पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर तुम्हें ऐसा मौका मिले तुम 24 घंटे खुली हवा में रहो तो तुम्हें रहना चाहिए। देखो बच्चों, आगे चित्र में दिखाया गया है किस प्रकार से बहुत सारे हरी सब्जियाँ, फल, दूध वगैरह यहाँ पर दिखाया गया है। तो बच्चों देखो हम आगे देखते हैं। आगे लिखा गया है, खुली हवा में रोज़ धीरे धीरे प्राणायाम कर सको तो अच्छा है। अब कहते हैं यदि तुम खुली हवा में रोज़ धीरे धीरे प्राणायाम, मतलब एक तरह का योग है जिसे हम प्राणायाम करते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर नीचे योग करके दिखाया जा रहा है, यहाँ पर कुछ बच्चे योग कर रहे हैं। तो बच्चों जो प्राणायाम है वो भी एक योग है। यदि वो कहते हैं अगर तुम इस प्रकार का योग कर सको तो तुम्हारे लिए वो अति उत्तम है, वो बहुत अच्छा होगा और तुम्हें प्राणायाम हमेशा खुली हवा में करना चाहिए। फिर देखो बच्चों आगे वो कहते हैं कि रात की सर्दी से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो कह रहे हैं कि रात में जब सर्दी हो जाती है, तब रात में ठंड पड़ती है बहुत ज़्यादा, तो उससे तुम्हें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अर्थात तुम्हें ठंड से ज़रा भी नहीं डरना है। कंबल गले तक अच्छी तरह ओढ़ लिया हो और सिर तथा कान पर कपड़ा लपेटा हो तो कोई हानि नहीं। अब कहते हैं यदि कंबल को गले तक अच्छी तरह ओढ़ लिया हो, यदि तुमने कंबल को गले तक अच्छी तरह से ओढ़ लिया हो और सिर और कान पर कपड़ा लपेट लो, सिर और कान पर कपड़ा लपेट लो तो कोई हानि, कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे हमने बताया कि ठंडी का मौसम है तो सर्दी में तुम जरा भी डरो मत, बल्कि उससे बचने के लिए तुम गले तक कंबल ओढ़ लिया करो रात को सोते समय और कान को और सर को एक कपड़े से लपेट कर बांध दिया करो, तो जिससे तुम्हें कोई भी नुकसान या कोई भी हानि नहीं होगी। फिर बच्चों को इसमें आगे बताया गया है कि 24 घंटे शुद्ध से शुद्ध हवा श्वास के लिए फेफड़ों में जाए, यह अति आवश्यक है। वो कहते हैं कि 24 के 24 घंटे अर्थात 24 घंटे शुद्ध से शुद्ध अर्थात जितनी शुद्ध हो, जितनी खुली हवा हो उतनी अगर श्वास के साथ जो हम सांस लेते हैं बच्चा, वो श्वास के लिए फेफड़ों में जाए, यह बहुत आवश्यक है। अर्थात जितना हो सके शुद्ध से शुद्ध खुली हवा लो जो कि तुम्हारे सांस के द्वारा तुम्हारे फेफड़ों में जाए और वो उसे बहुत ही लाभदायक होगा। फिर बच्चों आगे लिखा है कि सुबह की धूप सहन हो सके तो इस तरह शरीर को खुली हवा में जितना खुला रख सको उतना रखना चाहिए। फिर देखो बच्चों आगे वो कहते हैं यदि सुबह की धूप सहन हो सके अर्थात जो सुबह की धूप है यदि वो सहन हो सके तो तुम उसमें बैठो और जितना हो सके खुली हवा में रहो, क्योंकि जितना तुम खुली हवा में रहोगे उतना तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद होगा। बच्चे जैसे हम सब जानते हैं कि सुबह सुबह जो लाल किरणें मिलती है हमें धूप से, वो हमारे हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है क्योंकि उनमें विटामिन डी होता है। तो गांधी जी यहाँ अपने मित्र जमनालाल जी को यही कह रहे हैं कि जो सुबह की धूप हो वो अगर तुम्हें सहन हो सके तो तुम उस धूप में खुली हवा के सामने जितना खुला रह सको उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। फिर देखो बच्चों आगे वो कह रहे हैं माधव जी की गाड़ी तो ठीक चल रही है, वहाँ जो साथी रहते हो और जो आवे सो हम तीनों का यथा योग्य आशीर्वाद पावे। अब देखो बच्चों कह रहे हैं कि जो माधव जी हैं उनकी गाड़ी तो ठीक चल रही है, उनकी गाड़ी बहुत अच्छे से चल रही है और यानी कि उनका घर परिवार, उनकी जो गृहस्थी है वो बहुत अच्छी चल रही है, किसकी? माधव जी की। और वहाँ जो भी साथी रहते हो किसके साथ? जमनालाल जी के साथ, और जो नए लोग आए उन सबको हम तीनों का यथा योग आशीर्वाद पावे। अच्छा तो बता रहे जो उनके साथ भी लोग हैं उनका अच्छे से उन्हें आशीर्वाद मिले। फिर देखो बच्चों अंत में लिखा है बापू के आशीर्वाद। क्या लिखा है अंत में? बापू के आशीर्वाद। तो बच्चों इस तरह से यहाँ पर इनका एक पत्र समाप्त हो रहा है
तो बच्चों ने समझ लिया कि उन्होंने अपने पत्र में क्या क्या बताया है। तो हम चलते हैं अपने फलक की तरफ। हाँ तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने देख लिया कि स्वास्थ्य संपदा पाठ में किस तरह गांधी जी अपने जो मित्र थे उनके जमनालाल जी, उनको वो किस तरह से पत्र लिखते हैं और पत्र में उनके स्वास्थ्य से संबंधित क्या क्या उन्हें करना है, क्या नहीं करना है, क्या उन्हें खाना है, क्या नहीं खाना है, किस तरह से उन्हें रहना है जो कि उनके मित्र के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो, वो सारी बातें वो अपने पत्र में उन्हें लिखकर अच्छे से बताते हैं। तो बच्चों इसके साथ ही साथ जो हमारा पाठ है यहाँ पर समाप्त हो रहा है। तो बच्चों इसके अगले वीडियो में हम इसके जो प्रश्नोत्तर है, शब्दार्थ है, हम उनके बारे में देखेंगे। तो बच्चों यहीं पर मैं तुम्हारी विराम देता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।